हम सब लोगों के ऊपर, हमारे जो जितने भी जो अवैध खनन के विरुद्ध बैरियर लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने टोलियां बना कर जो है वो जानलेवा हमले करने चालू कर दिए। पुलिस और अन्य पर्यावरण प्रेमियों के ऊपर उनको जानलेवा हमला करने का आरोप है। ये जब से लगा है तब से लेकर 14/3/2024 तक जितना भी इसका जो रॉ मटेरियल इसने इनलीगल तरीके से यहाँ से उठाया है, उसका पूरा क्लेम इनको दिया जाए। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि सच के साथ चलने वालों की संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन जितने भी लोग सच के साथ चलते हैं वो एक ना एक दिन झूठ के ऊपर जो है विजय जरूर हासिल करते हैं। जैसा कि आपने पुरखों से सुना होगा या आप विधिवत जानते भी होंगे, सच को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं इन सब बातों को आपने भी सुना होगा, चाहे अपने दाद पुरखों से सुना होगा, लेकिन सत्य यही है। लेकिन किसी भी लड़ाई के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या सच के साथ कम हो सकती है, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की होती है जो सच के साथ चलते हैं। इन सब बातों को चरितार्थ करते हैं हमारे बीच में एक पर्यावरण प्रेमी जिनका नाम सूर्यवंशी जगवीर सिंह गग्गी जी है, जिन्होंने एक काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जो है आज उन्हें जो है एक निर्णय उनके हक में आया है। कौन सा ऐसा निर्णय है जो उनके हक में आया, और उस हक में आने के साथ साथ वो विषय भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में आज जो है खूब गूंज रहा है, क्योंकि ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। साथ में उनके साथ और भी सहयोगी ऐसे रहे जिन्होंने उनकी उस लड़ाई में साथ दिया। तो फिलहाल आज हम आपको लेके आए हैं रक्कड़ तहसील के साथ लगती कोलापुर पंचायत का ये मामला है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा मामला है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मामला है कोलापुर पंचायत में लगा हुआ सदाशिव स्टोन क्रशर, जिसकी जो है बीते दिनों जो है बिजली विभाग के द्वारा जो है एक कनेक्शन काट दी जाता है। ये कनेक्शन क्यों काटा जाता है? क्योंकि वन अदालत में एक मामला चलता है, मुकदमा चलता है, जहां से उनको जो है एक लेटर सर्कुलेट होता है, जिसके माध्यम से जो है उनको निर्देश आते हैं कि आप जो है इस क्रशर की जो है कनेक्शन काटिए। क्या है ये पूरा मामला, हम इस मामले पर लेके आएंगे सीधा जगवीर सिंह सूर्यवंशी गग्गी जी से। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद भाई जी, आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी मानते होंगे कि सच के साथ लड़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि आपने जो लंबी लड़ाई लड़ी उसका निर्णय लगभग 7-8 सालों बाद आपके हक में आया है। जी। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को आप? बिल्कुल सत्या कहा भाई जी आपने। सत्या प्रताड़ित जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, और अंततः जीत जो है वो सत्य की होती है, और सत्यमेव जयते ही चरितार्थ होता है हर जगह पर जी। और दूसरी बात यह है कि मेरे इस लड़ाई में, इस पूरे ही आंदोलन में जो भी मेरे साथ, मैं अकेला व्यक्ति नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत सारे लड़के थे, पत्रकार थे, मेरे वरिष्ठ बंधु थे, काफ़ी सारे व्यक्ति थे जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं। कि सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं हेमंत राणा जी, ये मेरे साथ चट्टान की तरह रहे। फिर गोविंद राणा, गोपाल राणा चमुखा से हैं। फिर एक हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं बलबीर राणा जी, वो भी चमुखा से हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। हमें कागज़ों के तरीके से भी हर प्रकार से उन्होंने हमें सहयोग दिया। फिर रक्कड़ ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान श्री संजय धीमान जी, रक्कड़ से श्री राजीव शर्मा जी, फिर चौली से अजय ठाकुर जी, विशाल राणा जी, पूना से प्रिंस काजल जी। तो ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति जो थे जो हमारे साथ अनेक परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में चट्टान के साथ खड़े रहे। ऐसे ही मेरे और बंधु थे, जिनमें देरा से हैं सपन सूद भाई जी, एक छायाकार है पंजाब केसरी के धर्मशाला से श्री नितिन जी, एक मेरे बुज़ुर्ग आदरणीय सम्मानीय, मैं उनके बारे में जो कुछ भी कहूँ मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। पालमपुर से पर्यावरणविद हैं श्री रविंदर सूद जी, उनकी धर्मपत्नी नीलम सूद जी, एक मेरे दोस्त हैं इसके यूट्यूबर
जो है वो रवि रौनखर जी, ये सब लोग मेरे सहयोग में रहे और इन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। शायद इनके बिना मैं, इनके सहयोग, इनके हौसले के बिना जो हूँ मैं इस लड़ाई को पूर्ण नहीं कर पाता। इसमें कुछ अधिकारी भी हैं जिनको हमारा सहयोग देने के लिए तत्कालीन सरकार ने प्रताड़ित किया था। उनमें तत्कालीन समय के एसपी श्री विमुक्त रंजन जी, तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक ज्वाला जी के श्री योगेश दत्त जोशी जी, फिर तहसीलदार रक्कड़ श्री राजीव ठाकुर जी, इन सब ने हमारा सहयोग दिया और इन लोगों को सहयोग की प्रताड़ना भी मिली। तो मैं इन सब अधिकारियों का भी, इन लोगों का भी, और जो गांव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है, उन सब लोगों का जो है मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं जी। मामला क्या था ये, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आपकी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई और मामला क्या था ये। सर, बात ऐसे है कि हम प्रकृति प्रेमी हैं। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो सारे ही प्रकृति प्रेमी हैं। जब हमें स्टार्टिंग में पता चला लगभग 13-14 में कि यहाँ पर कूना में, हमारे यहाँ इस ब्यास में पहले कोई भी क्रैशर नहीं था जी, और यहाँ से रेता पत्थर लोग अपनी ज़रूरत के लिए ले जाते थे, जैसे घर निर्माण के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, बोले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था उनको, तो वो ले जाते थे। कुछ लोगों को व्यवसाय मिलता था यहाँ, जैसे लीज होती थी। तो यहाँ पर हार डोगरी पंचायत में एक इंटेक का रजिस्टर्ड है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है उसकी, और उसमें लगभग 60 से 70-80 के करीब जो मजदूर वर्ग है वो वहाँ पर रोजी रोटी होती थी वहाँ उसकी, क्योंकि वहाँ पे लीज होती थी, सरकारी लीज होती थी। तो उनसे उनका लगभग 200 परिवारों का गुजर बसर जो था वो चलता था। लेकिन 14-15 में क्या हुआ कि यहाँ क्रैशर का एक प्रस्तावित हुआ, जिसका जो मालिक थे वो उस समय का वहाँ पहले चेयरमैन होता था बंगाणा का देवेंद्र सिंह भुट्टो जी, उस समय हार गया था वो शायद, तो वो चेयरमैन उसका 50% का पार्टनर था। और एक ग्राम पंचायत कूना का प्रधान है, वर्तमान में भी वही प्रधान है, रामपाल, उसका भी 20% शेयर था। और कुछ वर्तमान में जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं जसवा प्राप्कर से, उनके नुमाइंदे हैं, उनका भी 20 से 30% जो है वो शेयर रहता है। ये सब लोग जो भी थे ये कांग्रेसी थे उस समय, और कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन जब सब व्यक्तियों को पता चला तो गांव वालों सहित सब लोगों ने, हम जैसे लोगों ने उस क्रैशर का जो विरोध किया। जब ज्वाइंट कमेटी की इंस्पेक्शन हुई यहाँ पर, तो लोगों ने, गांव वासियों ने हम सब के साथ मिलकर जो है वो विरोध किया, और कुछ समय के लिए जो है वो ये मुद्दा दब गया। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि कूना मोहाल, जो ग्राम पंचायत कूना है और मोहाल जो कूना है, उसकी लगभग 85% जो ज़मीन है, लोगों की ज़मीन ब्यास के साइड में या ब्यास की जो ज़मीन है वो बर्ड लाइफ के तहत आती है जी। तो जिन लोगों की पर्सनल ज़मीन थी उन लोगों को उस ज़मीन का मुआवजा भी मिल गया था। तो वर्ल्ड लाइफ की ज़मीन में तो 85% ज़मीन जब वर्ल्ड लाइफ की है तो उसमें तो स्थापित ही नहीं हो सकता था, वो किसी भी रूप में नहीं हो सकता था, और लोगों का विरोध भी था। तो उन लोगों ने जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जब सरकार 15-16 में जाने का समय हुआ, तब ये व्यक्ति जो ग्राम पंचायत कूना का प्रधान है, ग्राम पंचायत कोलापुर का जो उप प्रधान है वो, और ये भुट्टो, ये सारे लोग कांग्रेस में शामिल थे, और उन्होंने अफसरों के साथ ले देकर गलत उल्टा सीधा करके जो है वो विधानसभा में इसको पारित करवा लिया। यानी कहा जा सकता है कि माननीय विधानसभा को भी इन लोगों ने और अधिकारियों ने गुमराह किया, और झूठ दिखाकर, झूठे कागजात पेश करके जो है वो उसको उसकी सैंक्शन जो ले ली। लेकिन ग्राम पंचायत कूना में तो वो लग नहीं सकता था, विरोध था। तो उन्होंने उस विरोध को देखते हुए चुपचाप जो है वो ग्राम पंचायत कोलापुर में
एक ग्राम सभा की एनओसी ली और उस एनओसी में जो है वो लिखवाया गया कि वहाँ पर ग्राम पंचायत कोल्हापुर चमुखा में जो है महाल कोल्हापुर में एक हॉट मिक्सिंग प्लांट लगाया जाए जी। जब हॉट मिक्सिंग प्लांट की वो एनओसी ली तो लोगों को पता नहीं था कि किस चीज़ की एनओसी ले रहे हैं, क्योंकि लोग दस्तखत करके चले जाते हैं, अमूमन ऐसा ही होता जी, है और प्रस्ताव बाद में होता है। तो माफियाओं के साथ इन पंचायत के प्रतिनिधियों की, पंचायत के प्रतिनिधि स्वयं माफियाओं में इस कारखाने में संलिप्त थे और जो संलिप्त नहीं थी उनके माफियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे, एक ही पार्टी से वो बिलोंग करते थे और ले देकर जो है वो उन्होंने वो उसको लोगों को गुमराह करके वो हॉट मिक्सिंग प्लांट का जो है वो रेजुलेशन एनओसी जो है वो ग्राम पंचायत से ले ली। अब देखने की बात ये है कि एनओसी तो ले ली उनकी, लेकिन हॉट मिक्सिंग प्लांट नहीं लगाया, वहाँ पर क्रैशर स्थापित हो गया। जब क्रैशर स्थापित हुआ तो लोगों का विरोध हुआ, लोगों का विरोध हुआ तो पंचायत प्रतिनिधि ने ये कहा कि या तो नोटिस ली या आपने तब विरोध करना था जब गांव वासियों ने श्री बलवीर सिंह राणा और वर्तमान में जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उनके पिताजी रिटायर थे, शायद शमशेर सिंह नाम है उनका जी। तो शमशेर सिंह अरब का जो भी व्यक्ति थे, इन लोगों ने सब ने इकट्ठा होकर जो है वो आरटीआई डाली और आरटीआई में से ये खुलासा हुआ कि क्रैशर का नहीं है, वो हॉट मिक्सिंग प्लांट है और हॉट मिक्सिंग प्लांट लगाया नहीं, लगा दिया वहाँ पे क्रैशर। तो ये एजिटेशन चालू हो गया, एजिटेशन चालू हो गया। जब कागज़ पत्र ये स्थापित भी हो गया और जब सरकार बदली, इलेक्शन हुआ उतने में 16-17 में इलेक्शन हुआ, सरकार चेंज हुई। सरकार चेंज हुई तो जो देवेंद्र सिंह भुट्टो थे ये पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए और जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो यहाँ जसवां प्रापकर में जो है वो विधायक जो है वो बीजेपी का बना। पहले ही इन्होंने स्थापना का सहयोग लिया कांग्रेस के वर्तमान जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र मनकोटिया, उनके सहयोग से ये पास करवा लिया विधानसभा में। और जब ये सरकार डिसॉल्व हो गई और वो बीजेपी की सरकार आ गई तो ये दोनों ही पंचायतों के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कूना और ग्राम पंचायत कोल्हापुर चमुखा के ऊपर जो है वो बीजेपी में आ गए और भुट्टो जो है वो उसके माननीय पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के साथ जो दोस्ती है वो तो जग जाहिर है। वो भी ये सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने खूब ब्यास में उत्पात मचाया। जब उत्पात हमारा इस बीच में हमने हर जगह विरोध किया, माननीय नागरिक उपमंडल के अधिकारी के पास गए डेलीगेशन लेकर, माननीय डीसी साहब के पास गए, माननीय एडीएम साहब के पास गए, एडीसी के पास गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के पास, एक बार नहीं अनेक बार गए। 10,000 पोस्ट कार्ड हमने पीएमओ को दिया, पोस्ट किया, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। फिर एक बार हमने जब फॉरेस्ट को दोबारा दूसरी बार फिर ज्ञापन दिया और उसमें ये भी बताया हमने कि आपकी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, आपकी ज़मीन से रास्ता निकाला हुआ है, कम से कम आप उस रास्ते को निकाले बंद कर देंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। फिर हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो जो फॉरेस्ट के रेवेन्यू ऑफिसर थे कानून वगैरह, उन्होंने आकर निशानदेही की 3 बार, एक बार नहीं 3 बार निशानदेही ली और 3 बार निशानदेही में उन्होंने पाया कि जो रास्ते के इसके लिए क्रैशर के लिए रास्ता जा रहा है वो भी वन विभाग का, और जहाँ क्रैशर प्लांट स्थापित है और हॉट मिक्सिंग प्लांट है वो भी फॉरेस्ट की जगह है, जहाँ पर जो मटेरियल रखा गया है रॉ मटेरियल वो भी फॉरेस्ट की जगह है। तो उन्होंने ये अपनी कंप्लेंट की, पूरा किया इसको और अपने विभागीय कार्रवाइयों को उनको दिखाया। जब फॉरेस्ट विभाग ने उस रास्ते को बंद कर दिया तो ये माफिया, जितना भी माफिया, ये क्रुद्ध हो गया। हम सब लोगों के ऊपर, हमारे जो जितने भी जो अवैध खनन के विरुद्ध बैरियर लड़ाई जो लड़ रहे थे उनके ऊपर इन्होंने टोलियां बना कर जो है वो जानलेवा हमले करने चालू कर दिए। हमारे लड़कों के ऊपर किया और उसकी शिकायत भी पुलिस वाले दर्ज ना करें, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था, जबकि लड़के पूरी तरीके से घायल हो गए थे। हम हमारी फ़ोन पे तत्कालीन एसपी श्री विमुक्त रंजन जी से बात हुई तो हम विमुक्त रंजन जी के पास गए।
तो उन्होंने हमारा वहाँ पे मेडिकल करवाया और ज्वाला जी के पुलिस अधिकारी, हमने कहा कि हमें रक्कड़ वालों के पुलिस अधिकारियों पे यकीन नहीं है, तो उन्होंने पुलिस जो अधिकारी थे ज्वाला जी के उनसे कार्रवाई कराई और मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन हमारा एक ही मुकदमा दर्ज हुआ, दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस कारण हमें 30 अगस्त 2019 को जो है वो रक्कड़ थाने में धरने पे बैठना पड़ा। हम 3 नवंबर तक जो है वो उस धरने में बैठे और वहाँ धरने पे हमारे पास माननीय एडीसी साहब, माननीय नागरिक उपमंडल अधिकारी देरा तत्कालीन धनवीर ठाकुर जी, वो सब आए और उन्होंने हमारी बात को सुना और सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया कि हम सारी जॉइंट मीटिंग जो है वो करते हैं और हमारी FIR भी दर्ज हो गई, 3 FIR दर्ज हुई हमारी और सारा ही जो है वो उन्होंने हमारी बातों को माना। और फिर उसके बाद 3 तारीख को हम वहाँ से उठे और 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख 3 दिन जिला माइनिंग अधिकारी, जिला एनवायरनमेंट अधिकारी, जिला कंसोलिडेशन ऑफिसर, फिर नागरिक उपमंडल अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक अधिकारी, तमाम व्यक्तियों की देखरेख में 3 दिन निशानदेही हुई और 3 दिन निशानदेही में ये पाया कि इस क्रैशर के पास खुद का कोई रास्ता नहीं है, खुद की कोई ज़मीन नहीं है, ना लीज़ की ज़मीन है। जिस जगह पे वो स्थापित है वो जगह जो है वो फॉरेस्ट की है और गैर मुमकिन दरिया है और जो रास्ता जो है वो श्यामलाट और उस भूमि में जो लगाया गया। तो उन्होंने एक मिसल बनाई और उस मिसल बनाने के बाद जो है मेरे और राणा जी के उसमें दस्तखत हुए और मिसल बनाई उन्होंने और उस मिसल के लिए उन्होंने एक इनको नोटिस दिया कि इसको यहाँ से, रास्ता तो वो बंद कर चुके थे फॉरेस्ट वाले, तो उन्होंने उसको मिसल को जो है वो बंद, मतलब एक मिसल के ऊपर जो है वो नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब इनके वकील ने दिया और समय मांगा और वो उसके बाद वो केस चल पड़ा फॉरेस्ट की अदालत में जी। और फॉरेस्ट की अदालत में केस डलने, हमने तो सोचा कि निर्णय हो जाएगा जल्दी, सब कुछ प्रमाणित हो गया, रिपोर्ट आ गई है जॉइंट मीटिंग की कमेटी की जो ये है, तो उसकी रिपोर्ट आए जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। होने के पीछे कारण ये था क्योंकि इनके ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे जितने भी माफिया लोग थे, चाहे वो देवेंद्र भुट्टो है, चाहे वो कूना का प्रधान है, चाहे वो चमुखा का प्रधान है, तमाम व्यक्ति, या चाहे सुरेंद्र मुनकोटिया के दूसरे खनन माफिया जो हैं वो सारे के सारे इसमें बीजेपी में चले गए थे। तो इस वजह से ये नहीं हो पाया क्योंकि उनसे वो ले देकर वो सारा सेटल हो गया और अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डाला गया। अधिकारी इसका कोई भी संतुष्टिजनक हल नहीं निकाल पाए और हम अधिकारियों से पूछते रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो आज अभी अगली पेशी में हो जाएगा जी, अगली पेशी में हो जाएगा, अगली पेशी, लेकिन नहीं हुआ। वो सरकार बदल गई लेकिन वो साबित होने के बावजूद ना तो वो रास्ता बंद हुआ, जो अभी रास्ता निकाला इन्होंने PWD के बीच में और DC में, ना तो DC साहब ने ये रास्ता बंद किया, ना PWD विभाग ने बंद किया और ना ही फॉरेस्ट विभाग ने वो केस का कोई निपटारा किया। 1.5 साल हो गया अब सरकार को बनी हुई। अब जब से जो डिजास्टर आया हुआ था, जब वो प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद ये बंद हो गए क्रशर सारे, बंद हो गए क्रशर। तो मुख्यमंत्री महोदय ने काफ़ी समय तक ये क्रशर खोले नहीं। इसकी एक वजह ये थी कि पूर्व में दिया गया 10-15 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि जो ये बाकी विधायक हैं ये खनन के ऊपर कार्रवाई करने में बाधक थे जी। ये कार्रवाई करने के लिए जिस तरह ये यहाँ गांव में लोगों के ऊपर दबाव बनाते रहे, फिजिकल हर प्रकार से दबाव बनाते रहे, शायद ऐसा ही दबाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महसूस किया होगा, तभी तो उन्होंने भी ये बयान दिया। तो ये चाहते थे उसको 25 फरवरी को 2024 को माननीय पोल्यूशन विभाग के अधिकारी आए और इनकी बजरी वगैरह रेता जो भी था उसको नाप के, और उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा ना तो आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना और ना ही ये सेल परचेज करना है जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता। ये 25 फरवरी के बाद। लेकिन उसके बाद हमने उनसे पूछा तो वो स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए उन्होंने मना कर दिया, जबकि वो 25 फरवरी को आए हुए थे यहाँ पर 2024 को, और उनके द्वारा ही ये इनका रुक गया था। और 29 फरवरी को जो है वो पॉलिटिकली ड्रामा हो गया, सारे का सारा ड्रामा हो गया। तो वो जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा था इसका फॉरेस्ट कोर्ट में, अब फॉरेस्ट कोर्ट ने भी उसको तुरंत क्लियर कर दिया, ऊपर से आया होगा ऑर्डर उसको, क्योंकि वो गलत तो था ही, तो उसको तुरंत वो क्लियर कर दिया। और उस क्लियर करने के बाद
जो है वो 14/3/2024 को जो है वो उसको माइनिंग विभाग ने जो इसका बिजली का कनेक्शन काटने के आदेश दिए। फिर एक पर्यावरण को भी चिट्ठी लिखी है, एक इनको भी चिट्ठी लिखी है, सब विभागों को चिट्ठियां लिख कर इसका कहा है उन्होंने कि खनन का जो 2015 नियम 70 के तहत जो है वो इनको दोषी पाया गया और इसलिए इसका कनेक्शन वगैरह जो है वो काटा जाए। ये सारी की सारी कार्रवाई कोर्ट, माननीय फॉरेस्ट कोर्ट की वजह से हो रही है, ना कि सरकार की मंशा से हो रही है। क्योंकि सरकार की मंशा अगर ऐसी है तो ब्यास में और भी तो चल रहे हैं, उसके सामने भी एक चल रहा, उसको भी बंद किया जाता, वो भी फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की जगह पे अवैध खनन कर रहा है। लेकिन ये सारे का सारा कार्रवाई जो है वो इसकी वजह से हुई और इसके लिए यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस का नेतृत्व है जसवां प्राप्कर का, वो पूर्ण रूप से दोषी है। उन्होंने कभी भी वो जानते हैं, सुरेंद्र मनकोटिया जी जानते हैं कि ये पूरी की पूरी जो माफिया मंडली है ये सारी गलत है और ये पूरे तरीके से ही अवैध क्रशर लगाया गया। उसके बावजूद आज दिन तक उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के इसमें ध्यान में ये बात नहीं लाई। उल्टा जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि जो थे, वो जो बीजेपी में थे उस समय, वो अब कांग्रेस में आ गए हैं। अच्छा। और वो मनकोटिया के ही जरिए कांग्रेस में आए और मनकोटिया ने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास उनको पेश किया और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वर्तमान में जो व्यक्ति पूर्व में भाजपा के साथ थे, वही व्यक्ति वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता में सत्ता सुख भोग रहे हैं और सत्ता सुख ही नहीं भोग रहे हैं, वो अहम पदों के ऊपर कमेटियों जैसे टूरिज्म की कमेटी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जैसी कमेटियों के वो सदस्य हैं। वो व्यक्ति कैसा टूरिज्म लाएंगे जो अवैध खनन में वांछित है, हाई कोर्ट में जिनकी जमानतें हुई हैं, पुलिस और अन्य पर्यावरण प्रेमियों के ऊपर उनको जानलेवा हमला करने का आरोप है, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वो कैसे लोग कितना टूरिज्म लाएंगे ये समझ से परे है। ये सारे का सारा खेल जो है वो एक अभी तक भी शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक भी शायद सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय ना लेती, भले ही ये कोर्ट का निर्णय, क्योंकि पिछली सरकार ने और अब तक सरकार ने माननीय हाई कोर्ट के उन लेटरों का पर संज्ञान नहीं लिया जिसमें माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीसी साहब को ये लेटर चिट्ठी मतलब वो उसमें लिखा गया है, ऑर्डर दिया, आदेश दिया है कि मसेक हट से लेकर जितने भी ब्यास नदी के किनारे तक जो भी अवैध खनन के लिए रास्ते हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन आज दिन तक 5 बरस बीत जाने के बाद आज दिन तक वो रास्ते बंद नहीं हो पाए हैं। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि राजनीतिज्ञों के साथ माफियाओं की गहरी साठगांठ है। सर यहाँ पे सवाल है कि जैसा कि आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का जिक्र किया कि, लेकिन यहाँ पर जो भागी विधायक हैं उन्होंने बाकायदा पोस्ट के माध्यम से लिखा था कि किसी प्रदेश के बड़े नेतृत्व के परिवार वाले जो हैं अवैध खनन में संलिप्त हैं। कहाँ तक मानते हैं कि आपके संज्ञान में ऐसी है कोई? बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय ने सुबह ये बयान दिया है कि 16 विधायक ऐसे हैं जो कि जिनके पास क्रशर है और ये सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, बड़े राजनीतिज्ञों के ही तो हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई अभी तक बहुत लंबी है। ये एक जो है क्षणिक छोटी सी खुशी है, आंशिक खुशी है ये जो ये हुआ है। ये इसमें जितने भी मेरे साथी हैं जिनके मैंने नाम लिए, प्रत्येक व्यक्तियों का मैं जो मेरे साथ चट्टान की तरह इस लड़ाई में शामिल रहे, जिन्होंने मानसिक जिनका मानसिक लॉस हुआ, आर्थिक लॉस हुआ, शारीरिक लॉस हुआ, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और अंत में मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय जी, ये टोटल इनलीगल तरीके से लगा था क्रशर। अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी कार्रवाई करें। ये जब से लगा है तब से लेकर 14/3/2024 तक जितना भी इसका जो रॉ मटेरियल इसने इनलीगल तरीके से यहाँ से उठाया है उसका पूरा क्लेम
इनको दिया जाए। जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोगों की ज़मीनें बह गई हैं, उनकी भरपाई भी इन लोगों से की जाए, इन विधायक महोदय से की जाए। जो भी इसका दोषी बनता है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो ऐसे विधायक हैं, इन सब से जो है वो वसूल कर जो है वो इसका, चाहे वो तटीयकरण किया जाए इसका, इन ज़मीनों का जो कि बह गई हैं, और उन लोगों को भी राहत दी जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखें। हमारे नज़दीकी हैं, हमारे जसवा प्राप्त के दामाद हैं। अगर वो हमारी समस्या नहीं देख सकते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा कि स्थिति अच्छी नहीं है। जी जी। तो ये थे हमारे बीच में सूर्यवंशी जगबीर सिंह गग्गी जी, जिन्होंने काफ़ी लंबी संघर्ष की लड़ाई लड़कर जो है एक उनके हक में फैसला आया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये भी आज जो है खुशी के पल से महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि आज के समय में सच के साथ लड़ने वालों की संख्या भले ही कम हो सकती है, लेकिन जितनी भी संख्या होगी वो एकता की और एकजुटता की मिसाल है। उसी के तहत आज इन्होंने एक बड़ी कामयाबी इनको हाथ में मिली है। तो फिलहाल आप सभी लोग आवाज़ हिमाचल के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर में जिन जिन व्यक्तित्वों का इन्होंने हमारे साथ जिक्र किया है, उनके कुछ लोगों से हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों के बीच में भी ये बात जा सके कि संघर्ष की लड़ाई लड़ना आज के समय में कितनी मुश्किल है।